हर एक की सुनो और हर एक से सीखो, क्योंकि हर कोई सब कुछ नहीं जानता दोस्तों, लेकिन हर एक कुछ ना कुछ ज़रूर जानता है। सो फ्रेंड्स, इतना तो टाइम नहीं कि हर किसी की सुन ले। एज़ यू वेरी वेल नो, आजकल रूटीन इतना बिज़ी हो गया है, टाइम की कमी रहने लगी है। पता नहीं हम लोग इतने ज़्यादा बिज़ी हो गए अपने कामों में कि सबकी नहीं सुन सकते, है ना? तो लेकिन जितने भी लोगों की सुनते हैं यार, उतने की तो उनसे तो कुछ ना कुछ सीख लो ना। अब जैसे आप अगर मुझे सुन रहे हो तो मुझसे कुछ ना कुछ सीख लीजिए, मुझे कुछ सिखा दीजिए, क्योंकि सीखने की ज़रूरत तो हमें हमेशा रहती है। एज़ हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं ना, लर्निंग इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। हैव अ वेरी रिफ्रेशिंग मॉर्निंग। मैं प्रिया जैन एम विद राकेश चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ और शुरू करते हैं 3 अप्रैल करंट अफेयर्स की। अच्छा फ्रेंड्स, आज का सेशन शुरू करने से पहले कुछ बच्चों की थोड़ी क्वेरीज हैं, पहले मैं वो सॉर्ट आउट कर देती हूँ, उसके बाद हम सेशन शुरू करते हैं। देखिए, किसी बच्चे ने क्वेश्चन मुझसे पूछा है कि मैम नोट्स बनाने की नीड है या नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे चैनल का टेलीग्राम पर भी एक चैनल ओपन है और आप वहाँ से लिंक अप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमेशा लिंक डट होता है, अगर नहीं है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लिंक अप दे दूँगी। आप टेलीग्राम चैनल जो है, टेलीग्राम जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर एम विद राकेश चैनल ज्वाइन कर लीजिए। जो भी वीडियो सेशन हमारा आता है, चाहे वो सर दें, राकेश सर दें या मैं दूं, उसकी पीडीएफ एटलीस्ट वहाँ पर मिल जाती है। अगर इस तरीके का रिटन सेशन कोई आता है, टेक्स्ट सेशन, तो उसका पीडीएफ आपको वहाँ से मिल जाता है। तो देखिए, नोट्स आपको इस तरीके से बनाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ मैं एक पर्सनल आपको रिकमेंड करूँगी चीज़। अगर आप फ्री हैं बिल्कुल, अगर आपके पास टाइम का कोई इश्यू नहीं है, अगर आप बिल्कुल डटे हुए हैं, लगे पड़े हैं आने वाली परीक्षाओं के लिए, तो फिर देखिए मैं कहूँगी कि आप हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि देखिए जितना आप लिखकर चीज़ों को करेंगे ना, उतना आपको ज़्यादा याद होगी, अच्छे से याद होगी। कभी-कभी आपके साथ ऐसा भी होगा कि आप 3 अप्रैल के नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं और आपको याद आएगा, अरे ये टॉपिक से रिगार्डिंग मैंने कुछ 28 मार्च को भी देखा था। तो वहाँ से चीज़ें लिंकअप होती रहेंगी और आपके दिमाग में सेट होती रहेंगी, यानी कि लिखा हुआ जो है ना, वो ज़्यादा अच्छे से चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा अच्छे से माइंड में सेट हो जाती हैं। लेकिन अगर टाइम का इश्यू है, आप वर्किंग में हैं, उसके साथ भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये भी आपके लिए हेड्स ऑफ वाली बात है, क्योंकि इतना सब कुछ आज के टाइम में ना, इतना सब कुछ करने के बाद ये सब करना, पढ़ना लिखना, ये बहुत ही मेहनत वाली चीज़ें हो गई हैं मेरे हिसाब से। सो ग्लूकोन डी पीते रहिए और पढ़ते रहिए। देखिए, मेरे हिसाब से तो पढ़ते रहने में ही भलाई है। तो देखिए, नोट्स का सिर्फ इतना सा मैटर है। पीडीएफ आपके पास अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पर, एम विद राकेश चैनल में आपको मिल जाएगी। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप बना सकते हैं। अच्छा, दूसरा किसी ने क्वेरी में 2 क्वेश्चन, 1-2 बच्चों ने, मैंने देखा उन्होंने लिखा हुआ था कि मैडम थोड़े से क्वेश्चंस बढ़ाइए। देखो, बहुत छोटा-सा एग्जांपल दूँगी, आप समझ जाएँगे उस चीज़ से। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेफिनिटली इंग्लिश भी आप लोग पढ़ रहे होंगे, हिंदी भी आप पढ़ रहे होंगे, अदर सब्जेक्ट्स भी पढ़ रहे होंगे। तो देखो, इंग्लिश अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपने देखा होगा आजकल सिनोनिम एंटोनिम्स बहुत बढ़ गए हैं। तो देखो, सिनोनिम एंटोनिम अगर आप याद करने बैठो, कई बच्चे तो खैर इस चीज़ से बैकआउट हो जाते हैं कि हम तो छोड़ ही देते हैं, 2 ही क्वेश्चन तो हैं, हम छोड़ देते हैं। करना नहीं चाहिए ऐसा, डेली बेसिस पे आप कर सकते हैं। तो देखो, एक तो तरीका है कि मैं तो 4 दिन लगातार 50-50 वर्ड याद कर लूँगा और मुझे एकदम से 200 वर्ड याद हो जाएँगे। और एक तरीका ये है कि अभी कम से कम 50 दिन आपका कोई पेपर नहीं है और आप 2 से 3 से 4 वर्ड भी अगर डेली याद करें तो आपको 200 वर्ड याद हो जाने हैं। तो मैं बस यहाँ से इतनी सी बात कहना चाहूँगी कि 10 क्वेश्चन हम आपको देते हैं, जिसमें मैं एवरेज के बेसिस पर 2 से 3 क्वेश्चन मैं आपको एक्स्ट्रा बताती हूँ, कुछ बातें एक्स्ट्रा ही बताकर चलती हूँ। और अगर देखें तो 25 से 30 क्वेश्चन आपके डेली बेसिस पर हो रहे हैं, अगर आप डेली पढ़ते हैं तो। तो डेली बेसिस पर ये 25 से 30 क्वेश्चन मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ। आप इन्हीं को कवर कर लीजिए, आपका यहीं से क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम में ज़रूर फँस जाएगा। तो देखो, बहुत भाषणबाजी हो गई है आज के टाइम के लिए, आज के दिन के लिए। अगर देखिए बोर हो गए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैडम आगे से भाषण मत देना, हम समझ गए हैं। अगर आपको सही लग रहा हो सेशन तो यू कैन से एनीथिंग व्हाट यू लाइक। चलिए, बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ, शुरू करते हैं पिछले प्रश्न के जवाब के साथ। सबसे पहले थैंक्स टू ऑल दोज स्टूडेंट्स जो आंसर करते हैं और बहुत डिटेल में आंसर देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है उनके आंसर्स पढ़ के। उम्मीद करूँगी बाकी जितने व्यूअर्स होते हैं वो भी लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी किया करें। चलिए, देखते हैं क्वेश्चन हमने पूछा था आपसे, ज़ुज़ाना कापुतोवा किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी हैं? तो देखिए, स्लोवाकिया की बनी है। बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया, बिल्कुल सही आंसर था। थोड़ा-सा और जान लेते हैं इसके बारे में। ज़ुज़ाना कापुतोवा को स्लोवाकिया की प्रथम महिला राष्ट्रपति चुना गया है। अगर ये देखें तो मध्य यूरोप में ये स्थित लैंडलॉक देश है
और इसकी राजधानी ब्रातिस्लावा है। अभी देखें तो इसको यूरोपियन संघ और नाटो का सदस्य देश है ये स्लोवाकिया। ठीक है, नाटो के बारे में यहाँ से थोड़ा सा बताना चाहूँगी। नाटो का फुल फॉर्म है द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसको द नॉर्थ अटलांटिक अलायंस के नाम से भी जाना जाता है। अगर अलायंस की बात कर रहे हैं तो क्या है ये? इंटर गवर्नमेंट मिलिट्री अलायंस है। कितने देशों का? 29th नॉर्थ अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज का अलायंस है नाटो। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आज के प्रश्न की तरफ। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहाँ से बताना भूल गई। मिड ऑफ द क्वेश्चन सीरीज भी मैं क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे हमेशा, और उसका भी आंसर बढ़ चढ़कर बच्चे बताते हैं और काफ़ी एक्सप्लेन के साथ बताते हैं। तो मैंने आपसे लास्ट टाइम पूछा था, मतलब लास्ट वीडियो में आपसे पूछा था डीआरडीओ की फुल फॉर्म। तो काफ़ी सारे बच्चों ने इसका सही जवाब बताया। मैं थोड़ा शेयर कर लेती हूँ आपसे कि क्या बताया गया था। डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। यह संस्था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल डिफेंस मिनिस्टर होंगी। करंट डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी हैं। अगर बात करें डीआरडीओ की फाउंडेशन की, तो ये 1 जनवरी 1958 में इसकी फाउंडेशन हुई थी। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। करंट चेयरमैन की बात करें तो जी सतीश रेड्डी जी हैं, और फर्स्ट चेयरमैन की बात करें तो अविनाश चंडेल जी थी। ठीक है ना, तो यहाँ से आपको एक सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब आपकी स्क्रीन पर आज का प्रश्न आ चुका है, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। दिल्ली सरकार ने हाल ही में किसे मार्थो फेरल पुरस्कार दो प्रदान किया? तो मार्थो फेरल पुरस्कार 2019 जो है वो किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप कमेंट बॉक्स का यूज़ कीजिए और अपना आंसर बताइए। ए बी सी डी ऑप्शन आपके सामने हैं, बिना गूगल करे आंसर दीजिए। आपको जो लगता है वो आंसर दे दिया करें, और नेक्स्ट डे चेक किया करें मैंने क्या आंसर दिया था और मैडम ने क्या बताया है। बस इतना सा काम आपको करना है। चलिए बढ़ते हैं आज का सेशन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसे आईसीसी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया? तो देखिए, हाल ही में आईसीसी का जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, वो किसे चुना गया है? वो मनु साहनी को चुना गया है। अगर बात करें इससे पहले कौन थे, तो देखिए डेविड रिचर्डसन जो थे वो इससे पहले थे। उनका कार्यकाल हाल ही में खत्म हुआ है, हाल ही में समाप्त हुआ है, और उनकी जगह अब जो ये नियुक्ति है ये कौन संभाल रहा है? ये पोस्ट जो है वो कौन संभाल रहा है? वो मनु साहनी जी संभाल रहे हैं। शशांक मनोहर जी की बात कर लेते हैं, तो ये चेयरमैन है आईसीसी के। और अगर हम इंदिरा नूई की बात करें तो यह है इंडियन अमेरिकन बिजनेस एग्जीक्यूटिव हैं, जो कि सर्विंग एज अ डायरेक्टर ऑफ अमेजन में है। तो यहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ पे आपको आंसर पता चल गया, मनु साहनी इज द करेक्ट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने मनु साहनी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है, और ये किसके स्थान पर आए? डेविड रिचर्डसन। तो यहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई। आपको नाम याद रखना बहुत जरूरी, क्योंकि हाल ही में ये पोस्ट के ऊपर जो नियुक्ति है ये चेंज हुई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने भारतीय डिग्रियों को समान दर्जा देने की घोषणा की है? तो देखिए, इसका सही जवाब है यूएई। यूएई सरकार निर्धारित मानदंड पूरा करने वाली सभी भारतीय डिग्री को समान दर्जा जारी करेगी। अगर देखें तो इस कदम से खाड़ी देशों में नौकरी तलाश कर रहे लोगों को बड़ी राहत मिलने की संभावना है। अभी देखिए बात करें तो यूएई की, तो देखिए 7 एमिरेट कंट्री है, मतलब एक ऐसा देश जिसमें 7 एमिरेट्स जो है ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो 7 हैं ये, मैंने आपको बता दिया। नाम आप खुद तलाश लें, खुद देख लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। कुछ अजीब अजीब से भी नाम है इसमें, तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वहाँ से नाम आप एक बार ज़रूर देखें। इसके अलावा देखिए, इंडियन कम्युनिटी की बात करते हैं, तो यूएई में इंडियन कम्युनिटी की अगर नंबरिंग की बात करें तो 2.6 मिलियन पीपल वहाँ पर रहते हैं, लगभग पूरी पॉपुलेशन के 30%। और इसी कारण से अबू धाबी भी एक एमिरेट है यूएई का। तो अबू धाबी में अब हिंदी को एज अ थर्ड ऑफिशियल कोर्ट लैंग्वेज एक्सेप्ट कर लिया है। तो यहाँ से ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में प्रसिद्ध लेखिका रमणिका गुप्ता का निधन हुआ है। वह किस विषय का लेखन करती थी? तो देखिए, वह हिंदी का लेखन करती थी। हाल ही में हिंदी की प्रसिद्ध साहित्यकार और सामाजिक कार्यकर्ता रमणिका गुप्ता का दिल्ली में निधन हो गया है। तो यहाँ से आपको ये भी पता होना चाहिए कि रमणिका गुप्ता का हाल ही में निधन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में हुआ। रमणिका गुप्ता की आत्मकथा की बात करें तो हादसे और आपूदरी, उपन्यास देखें तो सीता मौसी, संपादन देखें तो युद्ध धरत आम आदमी, और कहानी संग्रह देखें तो बहु जुटाई। देखिए, ये सब इनके अच्छे खासे लिखे हुए लेखन हैं, खासी लोकप्रिय हैं ये। तो यहाँ से कुछ नाम आपको पता होने चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। फरवरी 2019 में 8 कोर उद्योगों के सूचकांक में सर्वाधिक भारांक किसका रहा? तो देखिए, 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं जिसकी अभी हाल ही में सूचकांक जो लिस्ट है वो आपकी निकल कर आई है, जिसमें अगर हम बात करें तो
सबसे ज़्यादा वेटेज रहा है आपका रिफाइनरी उत्पाद, ऑप्शन बी रिफाइनरी उत्पाद यानी रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का। बात कर लेते हैं रिफाइनरी उत्पाद के बारे में, तो हाल ही में 8 कोर उद्योगों का फरवरी 2019 सूचकांक जारी किया गया है। अभी पहले 8 कोर इंडस्ट्रीज में आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी इंडस्ट्री है, तो आप अगर लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। इसमें देखिए कोयल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी, ये आपकी 8 इंडस्ट्रीज हैं जिसके बारे में अब जो लिस्ट जो है वो आई है। अगर बात करूँ इसकी, तो जो ये 8 कोर इंडस्ट्रीज है, इसने अपना डेवलपमेंट शो किया है कि 2019 में लगभग इसका एक्सपेंडेशन हो गया 1.5%, जबकि 2018 में 5.4% इसका हुआ था, यानी कि अब की बार कम हुआ है। सबसे ज़्यादा वेटेज मैंने आपको बता दिया, यहाँ से रिफाइनरी उत्पाद, रिफाइनरी प्रोडक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा वेटेज लेकर आया है 28.04% का। अगर बात करें सबसे कम वेटेज की, तो सबसे कम वेटेज फर्टिलाइजर्स का रहा है 2.63%। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा 8 कोर इंडस्ट्रीज कौन सी हैं, सबसे ज़्यादा वेटेज प्रोडक्शन और सबसे कम वेटेज प्रोडक्शन। और इस बार जनवरी 2019 में लास्ट ईयर 2018 के कंपैरिजन में प्रोडक्शन स्टेटस कम दिखाई दिया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय और संगठन का सदस्य बन गया है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का जो सदस्य बना है वो अभी हाल ही में बना है बोलीविया। हाल ही में बोलीविया ने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन यानी आईएसए का मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में है। तो यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ निकल आती है, ये आपको पता होना चाहिए कि मुख्यालय कहाँ पर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, आईसीसी की टेस्ट टीम रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो देखिए, भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, यहाँ पे पहला स्थान प्राप्त हुआ है टेस्ट टीम रैंकिंग में। आईसीसी की टेस्ट टीम रैंकिंग में भारत को लगातार तीसरे वर्ष प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, जबकि दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड रहा है। अगर आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा थोड़ा जानना हो, तो थर्ड पर साउथ अफ्रीका और फोर्थ पर ऑस्ट्रेलिया रहा है। लेकिन बस बेसिकली आता नहीं है, पहले और सेकंड नंबर पर आपको जो पता हो तो वो भी इनफ है। अगर बात करें तो ये मैन टेस्ट जो टीम रैंकिंग है, ये किसने डेवलप की? अब की बात डेविड कैंडिक्स ने करी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, जीआई टैग प्राप्त कंधामल हल्दी का संबंध किस राज्य से है? तो आपको हल्दी का नाम और कौन से स्टेट, ये आपका बिलोंग करता है उड़ीसा को। तो देखिए, उड़ीसा में के कंधामल हल्दी को जीआई टैग प्रदान हुआ हाल ही में। तो देखिए, आज में अगर हम देखें 2018 से 19 के बीच में, यार लगातार हर साल ही कहीं ना कहीं की कुछ फेमस वैरायटी को जीआई टैग मिल ही रहा है, और एग्जाम्स में बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पर्टिकुलर चीज़ का नाम, यानी कि हल्दी का क्या नाम प्रेफर किया गया है और कौन से स्टेट को बिलोंग करती है, दोनों चीज़ आपको यहाँ से याद होनी चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेसिक सा है और काफ़ी बार एग्जाम में देखा जा चुका है। देखिए, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं क्लियर कर देती हूँ आपको। अगर पूछा जाए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, तो आंसर बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 1 अप्रैल 1935 में हुई। ठीक है ना? तो 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना की गई है। अगर हम देखें तो 84th स्थापना दिवस मनाया गया है, यानी 84 साल हो गए हैं रिजर्व बैंक की स्थापना हुए। और रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत ही इसकी स्थापना की गई थी। वर्ष 1937 में रिजर्व बैंक का मुख्यालय कोलकाता में मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया था। अब देखिए, क्वेश्चन मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ कैसे कैसे आते हैं। एक पूछा गया रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, तो 1 अप्रैल 1935 में। पूछा गया कौन से अधिनियम के तहत रिजर्व बैंक की स्थापना हुई, तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत हुई। पूछा गया कितने साल हो गए हैं 2019 में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई, तो 84 साल हो गए हैं। आपसे पूछा गया रिजर्व बैंक को नेशनलाइज्ड कब किया गया, ठीक है ना, नेशनलाइज राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 1 जनवरी 1949 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या हुआ, राष्ट्रीयकरण हुआ, नेशनलाइजेशन हुआ। फिलहाल हेडक्वार्टर मुंबई में है। अगर गवर्नर की बात करें तो करंट गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। अगर बैंक रेट देखें इस समय का तो 6.5% है। अगर कैश रिजर्व रेशियो देखें तो 4% है। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे गवर्नर की बात रही तो शक्तिकांत दास जी आ गए। आपको पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना ब्रिटिश राज सिस्टम में हुई थी, तो डेफिनेटली गवर्नर भी उस समय कोई ब्रिटिशर रहे होंगे। तो अगर क्वेश्चन आता है फर्स्ट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो कौन थे वो?
वो थे ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है जी, फर्स्ट गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश राज के टाइम पर ही रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। अगर क्वेश्चन आता है फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो आंसर है आपका सी.डी. देशमुख। ठीक है जी। तो देखिए गवर्नर मैंने सिर्फ 3 बताए आपको, फर्स्ट गवर्नर ऑसबोर्न स्मिथ, फर्स्ट इंडियन गवर्नर सी.डी. देशमुख और करंट गवर्नर शक्तिकांत दास। तो यहाँ से आपको ये सब चीज़ें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से बहुत बेसिक सी चीज़ है, बेसिक क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं एग्जाम में, इजी क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए आपसे। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना आईसीसी महिला T20 खिलाड़ियों की नवीनतम रैंकिंग में किस स्थान पर हैं? तो देखिए यहाँ से ये तीसरे स्थान पर है। हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी महिला T20 खिलाड़ियों की रैंकिंग में स्मृति मंधाना को तीसरे स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं पहले स्थान पर न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स और दूसरे स्थान पर वेस्ट इंडीज की डिंडा डॉटिन रही हैं। तो यहाँ से आपको नाम और इनके देश के नाम आपको जरूर पता रहने चाहिए। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट, आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। मियामी ओपन 2019 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो अभी 31 मार्च को मियामी ओपन्स का जो टूर्नामेंट चल रहा था वो आपका समाप्त हो चुका है, और उसके बाद सारे जो प्राइजेज हैं वो क्लियरली सामने आ चुके हैं। देखिए तो मियामी ओपन्स क्या है? मियामी ओपन्स एक प्रीमियर है टेनिस इवेंट का। बेसिकली एक प्रोफेशनल मैन और वुमेन्स टेनिस टूर्नामेंट होता है जो कि आउटडोर हार्ड कोर्ट्स में खेला जाता है। देखें तो इस बार ये 35th एडिशन था मियामी ओपन्स का, और इसकी लोकेशन अब की बार देखें तो कहाँ रही है? मियामी गार्डन्स, फ्लोरिडा, यूएस में। और वेन्यू जिस स्टेडियम में ये हुआ था इसका नाम क्या था? हार्ड रॉक स्टेडियम। तो देखिए इस बार ये जो पुरुष एकल का खिताब है, जो मेंस सिंगल का खिताब है, वो किसने जीत लिया है? वो जीत लिया है रोजर फेडरर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आप यहाँ से देख सकते हैं स्विट्जरलैंड खिलाड़ी रॉजर फेडरर ने संयुक्त राज्य अमेरिका के जॉन स्कैनर को हराकर मियामी ओपन 2019 का खिताब जीता। तो देखिए किसने जीता, इसके साथ साथ किसको हराकर जीता है ये भी आपको पता होना चाहिए। रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड को बिलोंग करते हैं और इन्होंने जिसको हराया है वो यूएस को बिलोंग करते थे। यहाँ से आपको वुमेन्स सिंगल भी मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए एशलेक बार्टी ने, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन टेनिस प्लेयर हैं, इन्होंने विमेंस सिंगल का खिताब जीता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ से आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। अगर कुछ गलत बात मैंने बोल दी हो या किसी को हर्ट कर दिया हो तो उसके लिए सॉरी कहना चाहूँगी। छोटी बहन या बड़ी बहन समझकर आप लोग माफ़ कर दीजिएगा। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूज़फुल फॉर यू, अगर आपको लगता है कि जो वीडियो है आपके लिए यूज़फुल रहा हो, अगर आपने इसे पसंद किया हो थोड़ा भी, तो प्लीज़ डू लाइक, थम्स अप करना ना भूलें और डू शेयर। सो थैंक यू फ्रेंड्स, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स टू ऑल।